जिंदगी में तैयारी पुलिस की, राजस्थान पुलिस की करी है और किसी चीज की तैयारी करी ही नहीं जिंदगी में। ये तो पुलिस की जॉब आप छोड़ के टीचर में आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में एक एक ही जॉब नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब लगना ही बहुत मुश्किल है। आप दो दो जॉब लग गए, पुलिस छोड़ के आप टीचर में आए हो। पढ़ने में अच्छा था, मेरे मैथमेटिक्स थी, 12वीं तक मेरे साइंस उस में टाइम थी। पे उस टाइम सन में 12वीं करी आपने? मैंने सन 90 के आसपास 12वीं की थी। 1990 में? हाँ जी, ये हाँ। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हाँ, मेरे मैथमेटिक्स थी कि नहीं, बड़ा हो छोटा हो, छोटे के लिए ये होता है, चलो छोटा लाडला तो होता ही है, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। बाकी ठीक है, पर इसको मैं कह नहीं सकता अपने मुंह से। ये 17 लाख लोग जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उनमें से 4000 लोग लगते हैं, तो वो बहुत जरूरी चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई इनसे मोटिवेट हों। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, मैं आपका दोस्त विकास चपराना, राजस्थान पुलिस। संघर्ष की कहानी शुरुआत में मेरे सगे भाई कुलदीप चपराना से हम बात करते हैं, जो तृतीय श्रेणी परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। उनसे चर्चा करते हैं कैसे उनका संघर्ष रहा, कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया एग्जाम में। आइए। नमस्कार भाई, कैसे हो? नमस्कार, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कुलदीप चपराना है और वर्तमान में मैं 3rd ग्रेड शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग दौसा है। दौसा में कौन सी जगह? दौसा में सिकंदरा ब्लॉक है, स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारोली दास। तो भाई आप ये बताएं, सबसे पहले तो आप अपने पढ़ाई का जो बेसिक स्तर 10th 12th कैसा आपका बेसिक स्तर रहा? मैं पढ़ाई में शुरू से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहा, स्कूल में मीडियम लेवल के बच्चों के बीच ही रहा हूँ, मतलब ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट नहीं रहा। मेरी 10th में परसेंटेज 61.67 और 12th में आर्ट्स है मेरी 70.60। उसके बाद मैंने दौसा पीजी कॉलेज से रेगुलर बीए किया, फिर उसके बाद में बीए करने के बाद बीएड करी, बीएड करने के बाद फिर एसटीसी अभी फाइनल हुई है मेरी 2023 में। तो आपने बीएड पहले करी, एसटीसी बाद में करी है? हाँ, पहले बीएड कर ली, उसके बाद में फिर एसटीसी करी। तो आप जो अब जॉब लगे हो टीचर की, वो एसटीसी से लगे हो कि बीएड से? अब जो मैं जॉब लगा हूँ वो तो मैं एसटीसी से ही लगा हूँ। फर्स्ट मैं लेवल? हाँ, लेवल फर्स्ट की तैयारी करी थी मैंने। मैं क्या पहले 2023 में। भाई आप ये बताया, जैसे आपने बताया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने 12th पास करी, बेसिक मेरी ज्यादा परसेंटेज नहीं थी। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी, बीए, वो रेगुलर डिग्री हासिल करी आपने। उसके बाद में आपने बीएड करी, तो बीएड करने के बाद में आपने एसटीसी कर ली। हाँ, एसटीसी। तो एसटीसी और बीएड में कोई ज्यादा विशेष अंतर जो आप जानते हो कि भाई मैंने बीएड करी पहले, उसके बाद में एसटीसी करी, तो ऐसा क्यों? पहले क्या है कि नॉलेज नहीं थी हमको कि ऐसे एसटीसी भी होती है। फिर 12th पास करने के बाद में हम तो गांव में आ गए। हमने सोचा कि स्कूल लाइफ से तो छुटकारा मिल गया हमको, अब तो गांव में मजे करने हैं। पढ़ने पढ़ने अढ़ने का इतना कोई प्लान था नहीं, तो जब तक बीए फाइनल तक तो मैं गांव में ही रहा था। उसके बाद में फिर आपको एसटीसी का दिमाग में कैसे आया, कि किसने बताया कि एसटीसी करनी है आपको? कोई कैसे आप मोटिवेट थे, बताइए। बीए एसटीसी के लिए मेरे को घर वालों ने बोला कि साथ में एसटीसी भी कर ले, बीएड तो कर ही ली तूने और साथ में कंपटीशन की तैयारी करते रहना, तो एसटीसी भी हो ही जाएगी, डिग्री लेने में तो कोई बुराई है नहीं। तो इसलिए फिर मैंने एसटीसी का भी लगा दिया फॉर्म और फिर उसमें आ गए नंबर। भाई ये बताएं, आपने सिलेक्शन लिया 3rd ग्रेड में, इससे पहले भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब में थे? हाँ, उससे पहले मेरा राजस्थान पुलिस में था, फिर राजस्थान पुलिस में 4 महीने करके आ गया। उसके बाद में कब हुआ आपका सिलेक्शन पुलिस में? पुलिस में सिलेक्शन वेटिंग आई थी। मैं क्या 2022 की भर्ती में 4 जगह से पास था, रिटर्न एग्जाम में? हाँ, रिटर्न एग्जाम में 4 जगह से पास था। एक तो सीआईडी सीबी जयपुर से था, एक कोटा ग्रामीण से था, एक जोधपुर ग्रामीण से था, 4th बटालियन जयपुर से था। आरएसी आरएसी। आरएसी 4th बटालियन जयपुर से था। हाँ तो सीआईडी सीबी का शुरुआत में मेरा फिजिकल था 28 नवंबर को। हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि मैं रेस में रह गया यार, मेरे 4 दिन तक लगातार फिजिकल, 28, 29, 30 और फिर बाद में 2 को। हाँ तो मैं 28 तारीख को शुरुआत में मेरी जिंदगी का पहला ही फिजिकल था। हाँ हाँ। उससे पहले मैंने आर्मी की दौड़ में गया था, तो उसमें रेस में नहीं आया था। तो उससे पहले हमारी टाइम आते आते तो क्या है कि सारी सारी भर्तियों में पहले रिटर्न एग्जाम आ गई। उससे पहले तो क्या होता था कि पहले फिजिकल होता था, उससे फिर बाद में टेस्ट होता था। लेकिन जो हमारा टाइम है उससे पहले सब एग्जामों में, जैसे दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस में, सब में क्या कर दिया, पहले रिटर्न कर दिया।
तो हम रिटर्न में तभी जाके पास हुआ। मैं 2018 में भी दी थी मैंने राजस्थान पुलिस की, उसमें मैं विभाग में रह गया। फिर 2020 की दी, उसमें मैं विभाग में रह गया। फिर ये 2022 वाली भर्ती में 21 की थी भर्ती, तो उसमें मैं 4 जगह से रिटर्न में पास हो गया। तो आपका पुलिस के लिए काफी लंबा संघर्ष रहा है। जैसे आपने बताया 2018 से आप पुलिस में रहे थे, तो तैयारी आप जब ही से कर रहे हो 17-18 से लगभग। हाँ, 2017 में फाइनल ईयर में था, तभी जाके फिर मैं जयपुर गया था, तभी जाके मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी शुरू में। और मतलब जिंदगी में तैयारी पुलिस की, राजस्थान पुलिस की करी, और किसी चीज की तैयारी करी ही नहीं जिंदगी में। ये तो बीएड तो ऐसे राजस्थान पुलिस की तैयारी करता था, तो उसके हिसाब से राजस्थान जी की रहती, तो उसमें फिर बीएड की पीरी उसकी दी एग्जाम, तो उसमें सिलेक्शन हो गया, दौसा कॉलेज मिल गई, फीस भर दी, तो उससे बीएड हो गई ऐसे। तो बीएड तो आपने जैसे रूटीन में पढ़ाई थी उस हिसाब से आपने बीएड कर ली। हाँ, अब भाई ये बताएं कि पुलिस छोड़ के आप टीचर बने हो, तो पुलिस छोड़ के टीचर में क्यों आए? कोई विशेष ऐसा कुछ आपको जो लगा कि भाई टीचर में मैं टीचर की ज्वाइन करनी है? एक तो ये है कि टीचर में मेरे को पोस्टिंग यही मिल गई, दौसा। हाँ। दौसा घर से मेरा 22 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो इससे मैं क्या अप डाउन कर लेता हूँ। और जो पुलिस की जॉब थी मेरी, वो कोटा ग्रामीण में थी, तो काफी दूर थी। और फिर पुलिस की जॉब के बारे में बताएं, पुलिस की जॉब कैसी है? पुलिस की जॉब भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं क्या है कि शुरू से ही मेरा मतलब, मैं मतलब तैयारी तो मैंने शुरू से ही राजस्थान पुलिस की करी है, नहीं, लेकिन आपको ये क्यों था कि वर्दी पहननी है मुझे? वर्दी का जुनून कैसे आपके रहा? बस मतलब शुरू से ही था कि वर्दी पहननी है तो पहननी है बस। पुलिस की जॉब आप छोड़ के टीचर में आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में एक एक ही जॉब नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब लगना ही बहुत मुश्किल है। आप दो दो जॉब लगे, पुलिस छोड़ के आप टीचर में आए हो। तो टीचर में आपका सिलेक्शन जो हुआ उसका सिस्टम क्या था? कौन सी आपकी रैंक रही? मतलब क्या पैटर्न था, क्या सिलेबस था? कुछ दोस्तों को बताएं। टीचर में क्या है कि लेवल फर्स्ट से था मैं, तो सिलेबस तो जीके का वेटेज ज्यादा था उसमें, और सब्जेक्ट तो सभी थे, मैथ भी थी, साइकोलॉजी भी थी, शिक्षण भी क्षमता थी, हिंदी भी थी। तो शुरुआत में तो मेरे जब आंसर की पेपर दे के आया था, तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था कि कहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन जब पेपर दे के फिर मेरे को थोड़ा दिल में कौन सुकून, कौन सी रैंक आपकी आई? कौन सी कैटेगरी से आप सिलेक्ट हुए? मतलब जो 2 गुणों में पास हुआ था उसमें तो मैं जनरल में पास हुआ था, लेकिन हाँ। फाइनल सिलेक्शन मेरा कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी में हुआ है। कितने नंबर थे आपके रिटर्न परीक्षा में? रिटर्न परीक्षा में मेरा स्कोर कार्ड में नंबर थे 187.26, हाँ। और हमारी एमबीसी गई थी 185.61। तो अभी पोस्टिंग जो आपको मिली है वो नंबर रैंक के हिसाब से मिली है? हाँ, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलिंग होती है, उस हिसाब से मिली अभी पोस्टिंग तो। तो टीचर में आप और बेहतर क्या कर सकते हो कि टीचर में आप जॉब लगे तो आप जैसे बच्चों का भविष्य भी सुधार सकते हो, तो उससे संबंधित भाई क्या क्या आप करना चाहते हो अभी? भाई क्या आपकी रुचि है टीचर की जॉब में, किस तरीके से? अब टीचर की जॉब में तो यही है कि मैं अपने आसपास के सभी बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, सभी को अच्छी, सभी को बताता हूँ कि हाँ भाई सभी अच्छे से पढ़े, सभी के बारे में ध्यान भी रखता हूँ मैं, और सभी को सही सलाह देता हूँ कि आप पढ़ो। सबसे जरूरी बात यह है कि आप छोटे बच्चों के टीचर हो, 5वीं क्लास तक जो पढ़ते हैं, और बच्चे शैतान भी होते हैं, उनका भविष्य आपके हाथ में है। मतलब छोटे बच्चे जो हैं वो जिस रास्ते पे टीचर चलाएंगे उसी रास्ते पे चलते हैं। तो आप सबसे, आपके कंधों पे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जैसे बड़े कोई भी टीचर होंगे तो उनके ऊपर ये है कि भाई वो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, जो लाइन पकड़ जाते हैं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही, जिसको शैतानी करनी है शैतानी करेगा, गेम खेलना है गेम खेलेगा। लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य सबसे जरूरी होता है कि यार भविष्य जो टीचर जो मार्गदर्शन देंगे उसी पे वो चलेंगे। उसके बारे में आप कैसा मार्गदर्शन बच्चों को करते हो? मैं तो यही मार्गदर्शन करता हूँ कि मतलब जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं, तो अगर उसकी नींव मजबूत नहीं हुई तो मकान ढह जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों की बस नींव ही मजबूत बनाना चाहता हूँ। और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो गांव का स्तर, जो गांव के स्कूल में आपकी पोस्टिंग है, तो गांव के पेरेंट्स हैं वो बच्चों पे कैसा ध्यान देते हैं, कितना आपको सक्रिय रहते हैं स्कूल लेवल पे, उसके बारे में?
देखो आज के ज़माने में बेरोज़गारी इतनी है कि कोई भी पेरेंट्स अपने माता वो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपने बच्चों को खेल-कूदने में भी सहयोग करें, खेल-कूद के मैदान में भेजें, ऐसे नहीं कि खेल-कूद से डाँटे नहीं, खेल-कूद पे भी ध्यान दें और प्लस पढ़ाई पे भी ध्यान दें, दोनों चीज़ों पे ध्यान दें। इससे क्या है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक जो विकास है, जो सुचारू रूप से हो सके। ठीक है भाई, बात करके आपसे अच्छा लगा। अब हम दोस्तों, हम दोनों सगे भाई हैं। इनका नाम कुलदीप चपराना, मेरा आप खूब परिचित हैं आप मेरे नाम से। और हमारे पापा हैं उमा शंकर चपराना। दो बात उनसे भी करते हैं। पापा जी कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आप सबसे जरूरी चीज ये है कि और माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो, हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाए। जिस स्तर से हम हैं, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, उसमें ये रहता है कि बस गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए तो वो भी एक सफिशिएंट है। तो आप कैसा अनुभव महसूस करते हैं कि हम दोनों बच्चे आपके गवर्नमेंट जॉब में हैं आज? मैं इसके लिए बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा सभी लोगों से, थोड़ा आज के जो युवा पढ़ रहे हैं, उनसे सभी से मेरा ये कहने का अनुरोध है, क्योंकि 17-18 साल की जो एज होती है, उम्र होती है, उस उम्र में आदमी बिगड़ भी जाता है और अच्छा भी कर लेता है। तो मेरा सभी से कहने का तात्पर्य ये है कि मैं भी पढ़ने में अच्छा था, मेरे मैथमेटिक्स थी, 12वीं तक मेरे साइंस में थी। उस टाइम सन में 12वीं करी आपने? मैंने सन 90 के आसपास 12वीं की थी। 1990 में? हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हाँ, मेरे मैथमेटिक्स थी। किन्हीं कारणों से मैं नहीं पढ़ सका। ये पारिवारिक कारण हो गए या फिर हम क्या लाइन में ऐसे में चले गए कुछ आवारा टाइप में, तो हम नहीं पढ़ सके। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि उस उम्र के हिसाब से, उस उम्र में जो युवा अभी पढ़ रहे हैं, जो अपना भविष्य के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो उस लाइन में, उस उम्र में भटके नहीं। और जैसे मैंने बच्चों पे फोकस दिया कि मैं जो काम मैं नहीं कर सका वो ये कर पाए। तो सबसे पहले मैंने मेरे बड़े बच्चे विकास को फोकस किया, इसको मैथमेटिक्स दिलाई, इसको ये पढ़ा और ये जॉब लगा सरकारी। उसके बाद छोटे वाले पे फोकस दिया, दोनों बच्चे आज सरकारी नौकरी में लग गए। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और मुझे गर्व है। जो काम मैं नहीं कर सका वो मेरे बच्चे जिन्होंने पूरा कर दिया मेरी छोटी सी उम्र में। तो इसके लिए मेरी आत्मा बहुत संतुष्ट है। और मैं सभी बच्चों के गार्जियन से और सभी बच्चों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप ध्यान से इस उम्र में 17, 18, 19, 20 इस उम्र में ध्यान से पढ़े, मन लगा के पढ़े और अपने भविष्य को संवारे। यही मेरा कहना है। और खेल कूद के बारे में, कि जो बच्चे खेल में भी आगे जाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेल में आगे, उनके लिए थोड़ा सा? पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा स्कोप है। खेल कूद में भी जो बच्चे हैं, और उनको माता पिता को ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे किस टाइप में, किस खेल में रुचि रखते हैं, तो उसके लिए भी मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। और खेल कूद में भी बढ़िया स्कोप है, उसके लिए भी तैयारी करवानी चाहिए, अच्छा वो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात है, आप ये बताएं, जैसे मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, मैं जॉब लगा और ये छोटा बेटा है, ये जॉब लगा, तो ज्यादा खुशी आपको कौन से बेटे के लगने पे हुई कि आप बड़ा बेटा आज लगा है, छोटा आज लगा? तो एक खुशी का अनुभव जो उस वो टाइम होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे कैसा आपने अनुभव किया, ज्यादा खुशी कब हुई? देखो, माँ बाप के लिए कोई छोटा बड़ा बेटे दोनों बराबर होते हैं। इस खुशी तो शुरुआत में तो जब मैं खुद बेरोजगार था और शुरुआत में जब मेरा बड़ा बेटा लगा तो उस टाइम तो ज्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद में इसने उसकी भी हेल्प करी, भी कुलदीप की भी हेल्प करी, तो खुशी तो दोनों में ही होती है। अब माँ बाप तो क्या बयां कर सकते हैं इसको। लेकिन वो छोटा बेटा हमेशा लाडला होता है, तो खुशी छोटे बेटे पे हमेशा आदमी को ज्यादा रहती है कि यार कहीं ये रह जाए, वो थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि बड़ा तो लग गया चलो। ये छोटे बेटे के लिए थोड़ा वो आपने ज्यादा ध्यान दिया, कुछ ऐसा कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटे तो दोनों माँ बाप के लिए दोनों ही बराबर होते हैं, बड़ा हो छोटा हो। छोटे के लिए ये होता है, चलो छोटा लाडला तो होता ही है, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। बाकी ठीक है, पर इसको मैं कह नहीं सकता अपने मुंह से। बहुत बहुत धन्यवाद, करी वो बात बहुत अच्छी लगी। यही बात मेरे दोस्तों तक, मैं हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबके माँ बाप ऐसे हों। हमको, हमारे लिए इन्होंने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया, हमेशा तैयार रहे हर चीज के लिए। जो इन्होंने जिंदगी में, लाइफ में कोई भी दुख सहा हो, चाहे सुख, कैसे भी कर करा के हमको इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं और मेरा परिवार, मेरे भाई, हम दोनों बहुत आभारी हैं अपने माँ बाप के लिए। मेरी मम्मी भी है उधर, वो काम कर रही है लेकिन वो क्या है, कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। फिर मिलते हैं किसी नए दोस्त के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है। आईएएस, आईपीएस जो आरएस बन रहे हैं, जो आईपीएस आरएस बन रहे हैं, उनका इंटरव्यू तो कोई भी ले लेगा,
लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि हमारे जो जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस पर समाज में हम रहते हैं, वहां पर ये पोस्ट भी बहुत मायने रखती है। ये 17 लाख लोग जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उनमें से 4000 लोग लगते हैं, तो वो बहुत जरूरी चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई इनसे मोटिवेट हों, आगे भी इसी तरह से आपको मोटिवेट करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।